नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ममता कुलकर्णी के बारे में। ममता कुलकर्णी आज कहाँ है शायद ही किसी को पता हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ममता कुलकर्णी इंडस्ट्री में एक फेमस नाम था। 90s के दौर में हर बड़े एक्टर के साथ में काम किया और नाम कमाया। ममता कुलकर्णी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ जो कि मुंबई में ही रहता था। ममता कुलकर्णी 3 बहनें थीं, एक बड़ी एक छोटी। ममता कुलकर्णी की पढ़ाई मुंबई से ही हुई। ममता शुरुआती दौर में जब वो बचपन में थी तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्मों में काम करेगी। ममता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसे फिल्मों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो फिल्मों में आई सिर्फ अपनी माँ के कहने पर, जो कि उनकी मदर चाहती थी कि ममता जो है एक हीरोइन बने। माँ के कहने पर 10th क्लास की पढ़ाई के बाद पहली बार मॉडलिंग के लिए ट्राई किया और सेलेक्ट हो गई। ममता कुलकर्णी का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में। 1987 में पहली बार ममता ने मॉडलिंग की और उस समय ममता की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। फिल्मों में पहला ब्रेक मिला साल 1991 में एक तमिल फिल्म में। हिंदी में ब्रेक मिला 1992 में फिल्म मेरा दिल तेरे लिए में। ममता की दोनों फिल्में फ्लॉप रही और थोड़ी बहुत पहचान मिली फिल्म तिरंगा से, जो कि इसी साल 92 में ही आई थी। हालांकि फिल्म में ममता का जो रोल था वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इस फिल्म ने ममता को पहली बार सफलता का स्वाद चखाया। इसके बाद 92 में ही ममता की एक और तेलुगु फिल्म आई। इस तेलुगु फिल्म के बाद ममता को साउथ में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। कहा यह भी जाता है कि उस समय लोगों ने ममता के नाम का टैटू अपने हाथों पर लिखवाना शुरू कर दिया। इसके अलावा लोग ममता का एक मंदिर भी बनवाना चाहते थे। ये बातें ममता ने खुद एक इंटरव्यू में कही थी। इसके बाद ममता ने साल 93 में एक ऐसा काम किया जिससे हर कोई ममता को पहचानने लगा था। दरअसल 93 में ममता ने जो है एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराया, जिसमें ममता ने कुछ भी नहीं पहना था। अपने जो बॉडी पार्ट्स थे उनको हाथ और पैर से कवर कर रखा था। ये फोटोशूट उस समय बहुत ज़्यादा विवादों में रहा था और ममता को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आलोचनाओं को सहना पड़ा और ममता पर इसी फ़ोटोशूट की वजह से कई केस भी हुए। इस फ़ोटोशूट ने ममता को इतनी फिल्में दिलाई कि एक समय ममता का नाम बड़ी हीरोइंस के साथ में शामिल किया जाने लगा। ममता ने उस समय के सभी स्टार्स के साथ में काम किया था। वक्त हमारा है, करण अर्जुन, बाजी, सबसे बड़ा खिलाड़ी और क्रांतिवीर। ये वो दौर था जब ममता का कैरियर पीक पर था। हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी उसकी डिमांड लगातार बनी हुई थी। 96 में एक फिल्म आई थी घातक, जिसमें सनी देओल जो है लीड रोल में था। उस फिल्म में ममता ने एक आइटम सॉन्ग किया था जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। दरअसल ये फिल्म थी राजकुमार संतोषी की और राजकुमार संतोषी ने ममता को सिर्फ एक गाना करने के लिए यह कहकर एग्री किया था कि वो ममता को लेकर एक बड़ी फिल्म जल्दी बनाएंगे। यही कारण था कि अपने पीक समय में भी ममता ने जो है संतोषी के लिए फिल्म में सिर्फ एक गाना किया। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने ममता को लेकर फिल्म बनाई साल 98 में चाइना गेट। लेकिन इस फिल्म के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि चारों तरफ चर्चा का विषय बन गई। दरअसल इस फिल्म की रिलीज के बाद में ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी जो है एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे थे। संतोषी ने आरोप लगाया कि ममता ने फिल्म के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया था, उन्हें परेशान किया था, जिसकी वजह से वो ममता को फिल्म से निकालना चाहते थे। लेकिन ममता ने अपने अंडरवर्ल्ड के दोस्त यानी छोटा राजन से धमकियां दिलवाई, जिसकी वजह से उसे फिल्म से नहीं निकाल पाया। दूसरी तरफ ममता कुलकर्णी का कहना था कि इस फिल्म के दौरान राजकुमार संतोषी ने उसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा था और उसने जो है मना कर दिया। इसी वजह से अब वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। वैसे इस फिल्म के दौरान एक और चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आई। चाइना गेट मूवी में एक्शन डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे टीनू वर्मा। इस फिल्म के दौरान ममता और टीनू वर्मा के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। कहा यह भी जाता है कि टीनू वर्मा और ममता ने एक दूसरे से शादी भी कर ली थी, जबकि टीनू वर्मा ऑलरेडी शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। हालांकि ममता ने जो है टीनू के साथ में अपने रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन टीनू ने एक बार इंटरव्यू में ये ज़रूर कहा था कि ममता कुलकर्णी के लिए अपनी वाइफ को छोड़ना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। इसी बात से पता चलता है कि ममता और टीनू का रिश्ता काफ़ी आगे तक बढ़ चुका था। इसी दौरान ममता का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ में भी जुड़ा था। ममता बार बार दुबई जाती थी
डॉन से फिल्म मेकर्स को धमकियां दिलवाती थी और दुबई जाके कई कई हफ्तों के लिए गायब हो जाती थी। अब इसे ममता की पॉपुलैरिटी कहें या उसकी खूबसूरती का जलवा, ममता की डिमांड फिल्मों के साथ साथ प्राइवेट इवेंट्स के लिए भी बढ़ती जा रही थी। अमीर बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियंस तक ममता को अपनी पार्टीज में डांस करने के लिए इनवाइट करने लगे, जिसके लिए ममता को मुंह मांगी कीमत दी जाती थी। इसी दौरान ममता ने नेताओं की एक पार्टी में रांची झारखंड में परफॉर्म किया। उस समय रांची झारखंड जो है बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। दरअसल ममता ने बिहार के एक बड़े नेता के घर में पार्टी में परफॉर्म करने के लिए उस समय 1.25 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, जिस समय 1.25 करोड़ रुपए हीरोइन की फिल्म में काम करने की फीस भी नहीं होती थी। ममता ने इस 1.25 करोड़ के बदले में न सिर्फ पार्टी के लिए ठुमके लगाए, बल्कि उन नेताओं के साथ में कई दिन तक पटना में भी रही। ये बातें तब ओपन हुई जब बिहार में चारा घोटाला हुआ। चारा घोटाले में बिहार की सबसे बड़ी पार्टीज में से एक आरजेडी का नाम आया, जिसमें उस समय के बिहार के सीएम जो थे लालू प्रसाद यादव का नाम था। लालू को इस चारा घोटाले की वजह से 97 में सीएम की कुर्सी से इस्तीफा भी देना पड़ा था। लालू की पार्टी के ही वो नेता थे जिनकी पार्टी में ममता ने ठुमके लगाए थे। इसी केस की पूछताछ के दौरान पता चला कि इसी घोटाले का पैसा ममता कुलकर्णी को दिया गया था। ममता कुलकर्णी से पूछताछ हुई तो ये सारी बातें ओपन हुई कि ममता ने न सिर्फ पार्टी के लिए परफॉर्म किया था, बल्कि नेताओं के साथ में पटना में कई दिन तक रही थी। उसी बात के उसको 1.25 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसी दौरान दुबई में एक होटल्स की चेन का उद्घाटन हुआ। उसी उपलक्ष्य में दुबई में एक पार्टी रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई कलाकार शामिल हुए। वहां पर कई हफ्ते तक जश्न चला। जश्न खत्म होने पर पार्टी के गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट दिए गए, जिसमें मारुति कार और गाड़ियां तक शामिल थी। वहीं पर ममता की मुलाकात होती है विक्की गोस्वामी से, लेकिन उसी दौरान विक्की गोस्वामी को दुबई पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था। 2001 के बाद ममता कुलकर्णी 6 महीने दुबई में रहती तो 6 महीने भारत में। 2001 के बाद ममता ने सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया, वो भी एक हिंदी में और एक बंगाली में। 2003 में बंगाली मूवी करने के बाद ममता पूरी तरह से गायब हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जाता है कि ममता 2001 के बाद में जब विक्की गोस्वामी जेल में बंद था तो उसके बिजनेस को संभाल रही थी दुबई के अंदर। यही वजह थी कि ममता कभी भारत में रहती तो कभी दुबई में। 2003 से 2013 तक ममता पूरी तरह से गायब हो जाती है। इस दौरान उसकी कहीं भी कोई खबर नहीं मिलती। इसके बाद 2013 में दुबई के एक अखबार में ममता का फोटो छपता है और उस अखबार में ये दावा किया जा रहा था कि ममता ने दुबई की जेल में बंद विक्की गोस्वामी से शादी कर ली है। साथ ही ये भी लिखा था कि ममता ने अपना धर्म परिवर्तन कर अब ममता कुलकर्णी से आयशा बेगम बन गई है और विक्की बन गया था यूसुफ अहमद। इसके बाद विक्की जेल से छूटता है तो वो दोनों दुबई से केन्या चले जाते हैं। केन्या से 2014 में खबर आती है कि उन दोनों को ड्रग्स के आरोप में पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि केन्या में विक्की गोस्वामी पहले से ही ड्रग्स मामले में वांटेड चल रहा था। इसके बाद ममता की कुछ फोटोज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें ममता के हवाले से कहा जा रहा था कि उसने यानी ममता ने जो है संन्यास ले लिया है और वह अब एक साध्वी बन गई है। लेकिन ये सो कॉल्ड साध्वी जो है 2016 में एक बार फिर से चर्चा में आ जाती है, जब मुंबई थाने में ड्रग्स डील करते हुए कुछ आरोपियों को पकड़ा जाता है। पूछताछ में ये पता चलता है कि ड्रग्स की ये डील टोटल 2000 करोड़ रुपए की थी, जिसमें विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी भी शामिल थे। ये एक महंगा ड्रग्स था जो पकड़ा गया था और इस घटना के बाद मुंबई पुलिस भी ममता कुलकर्णी को ढूंढने लगती है। इसके बाद ममता कुलकर्णी फिर से अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करती है। उसमें वो कहती है कि उस पर लगाए गए सारे इल्जाम गलत हैं। Last 20 years, I only focused on spirituality. The Thane cops are hell-bent on implicating me. And that too without any prior evidence against me. वो एक साध्वी बन गई है, एक योगिनी है और इन सब बातों से उसका अब कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ममता के खिलाफ नोटिस जारी करती है। ममता जब कोर्ट में हाजिर नहीं होती है तो उसे वांटेड घोषित करके मुंबई स्थित उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है कुर्क कर लिया जाता है, यानी उनको जब्त कर लिया जाता है। ठीक वैसे ही अहमदाबाद में विक्की गोस्वामी की प्रॉपर्टी थी, उसे भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाता है। इन दोनों के घर वालों से भी पूछताछ होती है, लेकिन दोनों में से कोई भी वापस भारत नहीं आता है। ममता कुलकर्णी अपने आप को साध्वी बताती है और ये भी कहती है कि उसका ड्रग्स केस से कोई भी संबंध नहीं है।
जबकि मुंबई पुलिस की नज़रों में ममता जो है एक मोस्ट वांटेड मुजरिम है। ममता और विक्की आज दुनिया के किस देश में है ये कहना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन वो जहाँ भी है ड्रग्स के व्यापार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि विक्की का पूरा जीवन जो है ड्रग्स के व्यापार में ही बीता है। वो केन्या में जेल गया तो ड्रग्स में, वो दुबई में जेल गया तो ड्रग्स में, और इससे अलग वो पिछले 19-20 साल से ये दोनों साथ में हैं और इसी व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे ममता खुद कहती है कि वो एक दिन वापस भारत आएगी, इंतज़ार है उस दिन का जब वो भारत वापस आएगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। जब मेरी गुरु की इच्छा, जब जगदम्बा की इच्छा, मैं आऊँगी भारत।